हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कूलाम का नियम। चलिए इस वीडियो के अंदर कूलाम का नियम को सीख लेते हैं कि क्या होता है। लास्ट वीडियो में हमने आवेश के बारे में बात की थी। तो देखिए आवेश क्या है। हमारे पास में मान लीजिए दो आवेश हैं, एक है Q1, एक आवेश है Q2, ठीक है। और ये एक दूसरे से R दूरी पर विस्थापित है, ठीक है। क्लियर हो गई यहां तक बात। एक आवेश Q1 और एक आवेश Q2। तो कूलाम का नियम क्या कहता है, इसको जानने से पहले हमें एक बात ध्यान रखनी है। 11वीं क्लास में हमने ग्रेविटेशन का एक चैप्टर पढ़ा था। कौन सा? ग्रेविटेशन का, ठीक है। ग्रेविटेशन में हमने दो पिंडों के मध्य M1 और M2 जो कि एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? R दूरी पर है। तो इन दोनों के मध्य लगने वाला फोर्स जो था वो इस प्रकार से पड़ा था, M1 M2 अपॉन R स्क्वायर से। क्लियर है यहां तक की बात। वैसा ही यहां पर कूलाम का नियम स्थिर वैद्युतिकी के अंदर क्या कहता है, देखिए ये कहता है कि यदि दो पॉइंट चार्जेस वैक्यूम में एक दूसरे से R दूरी पर विस्थापित है या रखे हुए हैं, विस्थापित है, तो उनके मध्य लगने वाला जो फोर्स होगा वो पहली बात है कि इन दोनों आवेशों के परिमाण यानी कि Q1 और Q2 के परिमाण के गुणनफल के, देखिए आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, ठीक है, समानुपाती। अर्थात हम यहां पर ये कह सकते हैं, आप यहां कह सकते हैं कि F समानुपाती Q1 और Q2। क्लियर है यहां तक की बात। दूसरा हमारे पास में होगा वो होगा इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी है? R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। अर्थात हम यहां कह सकते हैं क्या? अर्थात हम ये कह सकते हैं कि F व्युत्क्रमानुपाती है R स्क्वायर के। क्लियर है। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है वो ये है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगेगा ये बल, अनुदिश होगा। अब देखिए अनुदिश जब ये बल होता है तो हम इस पूरे फॉर्मूले को कैसे बताते हैं। देखिए हमारे पास में F, इन दोनों को मैं इंक्लूड कर दूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है। और इसको यदि आप थोड़ा सा और सॉल्व करके लिखें तो यहां पर एक समानुपाती नियतांक आएगा K, ठीक है। और ये जो K होता है ये हमारे पास में जहां K स्थिर वैद्युतिकी नियतांक कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थिर वैद्युतिकी नियतांक, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू होती है जनरली हमारी किताबों के अंदर 1/4πε0 लिखा होता है, परंतु मैं इसके बारे में आपको आगे डिस्कशन बताऊंगा। अभी पहले आप समझ लीजिए कि F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कंप्लीट ये आ चुका है, जैसा आपका ग्रेविटेशन का था वैसे का वैसा ही आया है, ठीक है। वहां पर हमारे पास में G आ रहा था, वो गुरुत्वाकर्षण नियतांक था। यहां पर हमारे पास में स्थिर वैद्युतिकी नियतांक है और उसमें M1 और M2 दो पिंड के द्रव्यमान थे, यहां पर आवेश है, ठीक है। तो लमसम ये सेम सा ही है। तो इस प्रकार से ये काम करता है। इसकी यदि वेक्टर फॉर्म यदि हम लिखें, क्या लिखें? वेक्टर फॉर्म यदि हम लिखते हैं तो वेक्टर फॉर्म आप समझते हैं कि F जो है हमारा वो वेक्टर फॉर्म में ही होता है। तो देखो F वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर और यहां लग जाएगा R कैप। क्या लग जाएगा बच्चों? R कैप। तो R कैप क्या है? यहां पर R कैप जो है वो है यूनिट
वेक्टर। क्या है? यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास में ये फॉर्मूला आया कूलाम के नियम का, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कशन करते हैं किसके बारे में? K के बारे में। चलिए देखें K क्या कहता है। K है दो रूप से आपके सामने आएगा। किस रूप से? दो रूप से। पहला हमारे पास में क्या होगा? K की यदि आप बात कर रहे हैं किसके लिए? निर्वात की स्थिति में। किसमें? निर्वात के लिए। तो इसका मान क्या होता है? देखिए K का मान जो होगा वो होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट जो है वो एक नया आपके पास में मान आया है जिसको कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता का मतलब क्या होता है? निर्वात में विद्युत कितनी चल सकती है उसके लिए एक नियतांक बताया गया है एप्सिलॉन नॉट। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.854 गुणा 10 की घात माइनस 12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। मेरी बात एकदम क्लियर होगी। तो ये वैल्यू अगर हम यहां रख देते हैं, पाई की वैल्यू 3.14 रखकर इन सबको हल करते हैं तो K का मान निर्वात में हमें मिलता है 9 गुणा 10 की घात 9। ये होगा हमारे पास में, इस अनुसार यदि हम निकालें तो ये होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो मेरी बात एकदम क्लियर होगी कि जब K का मान आप निर्वात के लिए निकाल रहे हो तो न्यूमेरिकल वैल्यू ये होगी और फॉर्मूलिक वैल्यू जो होगी वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आ गई। अब हम इसके अनुसार यदि हम फॉर्मूला देखें F, तो वो क्या बन जाएगा? K की जगह पर ये वैल्यू रख दो तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो मेरी बात एकदम क्लियर हो गई अब। ठीक है, तो इस प्रकार से ये काम करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका सेकंड भाग। सेकंड भाग में ये क्या कहता है कि यदि हम K किसके लिए बात करें? माध्यम के लिए। माध्यम के लिए यदि हम बात करेंगे तो समझना कि भाई K इज इक्वल टू, यहां पर ये एप्सिलॉन नॉट किसके लिए था? निर्वात के लिए। तो यहां पर जो है वो चेंजेस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, यहां पर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब ये एप्सिलॉन जो है हर माध्यम के लिए अलग अलग होगा तो उस अकॉर्डिंग हम आगे देख सकते हैं। तो इसके अनुसार हमारा जो F बनेगा वो क्या होगा? तो हमारा F आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों चीज आप समझ गए होंगे यहां पर और यहां पर। इधर आ रहा है अपने पास में एप्सिलॉन नॉट, ये निर्वात की स्थिति है और ये हमारे पास में माध्यम की स्थिति है। तो आप देखो F यहां पर भी लिखा है, F यहां पर भी लिखा, तो हम इसको पहचानेंगे कैसे? तो जो आपके पास में F में कुछ नहीं लिखा हुआ, ये निर्वात की स्थिति है तो इसको हम F से शो कर लेते हैं, या आपको किताबों में F नोट भी मिल सकता है। ठीक है, तो आप इसको F ही रखें और यहां पर आपने माध्यम के लिए लिया है तो ये आप FM बता दीजिए, यानी मीडियम के लिए फोर्स। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास में K का मान जो है वो दो प्रकार से होगा और जनरली जो है वो 9 गुणा 10 की घात 9 ही लिया जाता है। तो एकदम क्लियर हो गया है। तो अगले पॉइंट को देखते हैं। तो बच्चों इसके बाद में हमारा जो पॉइंट है वो है परावैद्युतांक, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है कि इसकी परिभाषा में ये कहा जाता है कि निर्वात में दो आवेशों के मध्य बल जिसको हम F कहते हुए आ रहे हैं या F नोट हम इसे शो कर सकते हैं, तथा माध्यम में उन्हीं दो आवेशों के मध्य बल जिसको हम FM कहते हैं। ठीक है, के अनुपात को परावैद्युतांक कहा जाता है। परावैद्युतांक कहा जाता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? अर्थात हमारे पास में देखो इसको हम शो करते हैं एप्सिलॉन R से या K से। ठीक है, तो यहां पर हम इसको एप्सिलॉन R से शो करेंगे और इसका फॉर्मूला हो जाएगा F अपॉन में FM।
तो जहां पर भी हमें क्वेश्चन के अंदर F और Fm की कहीं वैल्यू दे रखी हो तो हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इससे निकाल सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया यहां पर एप्सिलॉन r को K भी दर्शा सकते हैं, तो हम यहां पर इसको K भी बता सकते हैं। क्या ये मेरी बात एकदम क्लियर है? अब आप समझते हैं कि लास्ट में हमने अभी F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर की बात की थी, परंतु यहाँ जो K था ये दो कंडीशन के अंदर काम करता है। एक कंडीशन में यहाँ पर यदि नियतांक हमारे पास में हो निर्वात वाली स्थिति, तो ऐसी स्थिति हमारे पास बनती है, और जब हमारे पास में Fm की बात आती है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन हो जाता है, और Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यूज को उठाकर अगर आप यहां पर और इस जगह पर रखते हैं देन हमारे पास में क्या प्राप्त होगा, चलिए देखते हैं। देखिए यहां पर हमारे पास में एप्सिलॉन R इज इक्वल टू, इस जगह पर ये पूरी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, देन ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, और बटे में हमारे पास में क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास में इसका अपॉन वाला मान आ गया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर कैंसिल हुआ, और यहां पर 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल हुआ, देन यहां बच गया 1/एप्सिलॉन। देखिए इस प्रकार से ऊपर तो बचा 1/एप्सिलॉन और नीचे बचा है 1/एप्सिलॉन, तो ऐसे लिखेंगे आप इसको, देखो ठीक है, ऊपर ये बचा और नीचे बचा हमारे पास एप्सिलॉन। ठीक है, देन इसको यदि आप सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा एप्सिलॉन r, ये तो ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन और ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। तो उम्मीद करता हूं कि दो प्रकार से हमारे पास में जो फॉर्मूले आए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। पहला फॉर्मूला हमारे काम आएगा इस प्रकार का, जो होगा एप्सिलॉन r इज इक्वल टू F अपॉन Fm। ठीक है, और दूसरा हमारा यहां पर आएगा विद्युतशीलताओं के रूप में, वो होगा एप्सिलॉन बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो मेरी बात एकदम क्लियर होगी। यहां पर इस परिभाषा को आप बिल्कुल ध्यान से रखें, क्योंकि यहां पर निर्वात में बल और माध्यम में बल के अनुपात को ही हमने क्या कहा है, एप्सिलॉन r अर्थात पराविद्युतांक कहा है। तो मेरी बात एकदम क्लियर होगी। अब आप एक बात को समझिए, यहां पर अगर मैं यहां पर देखिए इसको हम क्या करते हैं कि इस साइड में इसको मल्टीप्लाई कर दें या इसको मैं इधर ले आऊं, तो देखिए यहां पर क्या देखने को मिलेगा। तो यहां पर देखिएगा हमारे पास में ऐसा बन सकता है ना, ये Fm, क्या लिखा मैंने, Fm। देखिएगा इसको मैं इधर ला रहा हूं, देन F अपॉन में यहां आ गया एप्सिलॉन r। मेरी बात एकदम क्लियर होगी ना। ठीक है, तो Fm इज इक्वल टू F अपॉन R, मतलब कि निर्वात में जो बल लग रहा था दो आवेशों के मध्य, उसका एप्सिलॉन R गुना वह कम हो गया, कहां, माध्यम के अंदर। क्लियर हुई मेरी बात? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, समझिएगा कि निर्वात में जो बल था उसका 1/एप्सिलॉन R, या ऐसे कह दीजिए एप्सिलॉन R गुना कम हो गया, कब, जब वह माध्यम में रखे हुए आवेश थे। इस तरह से आपको आज के जो दो बिंदु हैं वो आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे। कल का जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, और दूसरा बिंदु हमारे पास होगा बहुल आवेशों के कारण किसी आवेश पर बल या अध्यारोपण का सिद्धांत। तो हमारे साथ कल बने रहिएगा। धन्यवाद।